नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहां नगर निगम में मेयर प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है चुनाव प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं, दोनों महिला प्रत्याशी पंजाबी समाज में सुनार बिरादरी से हैं और मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस में से सीट किसके हिस्से आएगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से निकाय इलेक्शन की तुलना जानकार सही नहीं मान रहे, क्योंकि यह लोकल मुद्दों को लेकर लड़ा जाने वाला चुनाव है। नगर निगम के 9 लाख से अधिक वोटर्स इस बार अपनी मेयर चुनेंगे। साथ ही निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के महज अगले ही दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2 बार मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके पार्टी के जिला संयोजक तरलोचन सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक खुराना ने अपनी टीम के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। साथ ही दोनों ने पार्टी के नेताओं पर भी जो है गंभीर आरोप जुड़े। आपको बता दें कि इससे कांग्रेस की अंदरूनी फूट और संगठन की कमी का असर खुलकर सामने आता दिखाई दिया। कल तक पार्टी के लिए वार्ड प्रत्याशी ढूंढने वाले इन नेताओं के अचानक पार्टी छोड़ने से शहर की राजनीति की आबो हवा ही बदल गई है। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी, छोटी सरकार। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस में जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, उनमें से जो बागी नेता हुए हैं वो किसका खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। तमाम सारे वो महत्वपूर्ण पहलू जो इस नगर निकाय चुनाव के बीच से निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में कुछ जो है दिग्गज भी कांग्रेस छोड़कर अपने बीजेपी की तरफ जो है रास्ता संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यह कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बागी यहां पर कहीं ना कहीं पूरी रणनीति को जो है समेट सकते हैं और उसको खेल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर कह सकते हैं। लेकिन बागी जो हुए नेता हैं वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, उनके समीकरण, उनके सूत्रधार किस तरीके से जो है धरातल पर दिखाई देंगे। और मसला की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो है सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका सीधा तारुफ मैं आपके साथ कर देता हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैम बहुत स्वागत है आपका। विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत जो है कमल जी मैं आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन टक्कर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कही जा रही है, जानकार भी यही मान रहे हैं कि टक्कर यहां देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बागियों की जो खबर सामने निकल कर आ रही है, उसको किस तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कमल जी। को मेरा नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। ऐसा है सर, जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है वो पार्टी के सच्चे लोग नहीं होंगे, यहाँ पर किसी दबाव में या किसी लालच में गए होंगे। वैसे भी आप देखिए ईडी, सीबीआई, चंदा चोर पार्टी ने 140 लोगों के घर को छापा मारा, जिसमें से 121 इनके साथ हैं। तो इनके अपने चेहरे तो है ही नहीं है, हमें कहते थे। वैसे भी आप देखिए लोकसभा में नारे 400 पार के थे और हरियाणा में 10 में से 6 उधार के थे। दूसरी बात, फूट की आपने बात की, फूट सिर्फ कांग्रेस में दिखती है, बीजेपी की नहीं दिखती। अनिल विज साहब से पूछिए जरा कितनी फूट है, जो कहते हैं कि सीएम उड़न खटोले से ही नहीं उतरता, काम कब करेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या कहा, इनकी भी कितनी अलग अलग इनके धड़े बने हो, लेकिन उनकी चर्चा कभी नहीं होती। हमेशा कांग्रेस को लेकर ही लपेटे में रहते हैं, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस ही सबको चुनौती लगती है। दूसरी बात, मुद्दों की बात नहीं करता कोई। आपने भी मुद्दों की बात नहीं की। कांटे की टक्कर तो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, लेकिन ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने इनको अपने चुनाव आयोग पर भरोसा है कि इनकी एक प्रवक्ता यहां तक बोल गई कि हम सारे के सारे मेयर के चुनाव जीतेंगे। जैसे आपने सीटें भी जहां जितनी बताते हैं उतनी आती हैं, ऐसे कौन से आपकी जो है आकाशवाणी होती है या ऐसे कौन से जो नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ऊपर से संदेश आता है कि जी आपके इतने आएंगे। ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है देश का कि चुनाव आयोग घपलेबाजी करता है। अभी आप देखिए ना, 18 को रिटायर होना था राजीव कुमार ने, उसकी जगह, और आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था, ज्ञानेश कुमार को फटाफट, जो अमित शाह का खास है, उसको फटाफट चुनाव आयुक्त बना दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
कमाल है ना। और फिर ये कहते हैं कि जी हम तो बड़े हिसाब से चलते हैं, अनुशासन है। ऐसी अनुशासन नहीं है, 2 लोग पूरे देश को चला रहे हैं, हाँक रहे हैं, जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा हुआ इन्होंने। चाहे वो दिल्ली में स्टैम्पीड हुई हो, चाहे आपके वहां पर कुंभ मेले में हुई हो, कोई व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि देखिए, व्यवस्था कर सकते हैं पढ़े लिखे लोग, उनको ऑर्गेनाइज करना आता है, लेकिन जो अनपढ़ है या जिनको सिर्फ अपना ही लालच है, वो मैनेज नहीं कर सकते। दिल्ली का मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि दिल्ली में आफ्टर द स्टैम्पीड 200 लोग मारे गए, 18 लोग बता रहे हैं, झूठ बोलने की इनकी कोई इंतहा नहीं है। 200 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। जब हादसा हो गया, पहले तो उन्होंने आंकड़े छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब तस्वीरें वायरल होने लगी तो एलजी ने कहा नहीं, दुखद घटना है। और जिस हिसाब से दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16, एक प्लेटफॉर्म पर ऐसे पर्वों पर 22 से 24 लोग जो हैं अधिकारी तैनात होने चाहिए, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था तो थी नहीं। वो व्यवस्था का तो नाम ही नहीं लेते, खैर ये, क्योंकि ये तो हाँकते हैं जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह से। जिस हिसाब से वहां पर इन्होंने सेना तैनात की, पुलिस बल तैनात किया, जिस वक्त लोग गाड़ी पकड़ रहे थे, आपको पता था इतनी बुकिंग हो चुकी है, इतनी भीड़ आ रही है, उस टाइम ये लोग तैनात होने चाहिए थे। बाद में क्या कर लिया, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे भी ये लोग पछताते नहीं है, मैंने कहा ना, इनके लिए जनता जो कीड़े मकोड़ों की तरह है। बाकी मुद्दों की बात कर ले तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये तो सिर्फ यही कहेंगे जी, कांग्रेस को कोसेंगे और यही कहेंगे जी हम जीत रहे हैं, हमने काम किया है, नायब सिंह सैनी का नेतृत्व बता देंगे, प्रधानमंत्री का नेतृत्व बता देंगे, स्वयंभू चाणक्य अमित शाह की बात बता देंगे। इनके पास बताने को कुछ नहीं होता काम। मैं अभी आज मेरे नॉलेज में 2 चीजें हो रहा है, वो मैं बताना चाहूंगी कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एनओसी मिल चुकी थी, वो कांग्रेस ने ले ली थी, इन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। और एक रेल कोच फैक्ट्री जो है वो भी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वो भी यहां से चली गई हरियाणा से। बाकी 1 इंच मेट्रो नहीं बिछाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, कोई काम नहीं किया इन्होंने, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। रादर जो हम लोगों ने 1963 में एक NTSS स्टार्ट किया था नेहरू जी के समय में, दैट वाज नेशनल टैलेंट स्टूडेंट्स एग्जाम। ओके, तो उसमें हमने ये काम शुरू किया था कि ताकि गरीब से गरीब बच्चे को भी छात्रवृत्ति मिले और वो आगे बढ़ सके, अपना अच्छी पढ़ाई कर सके, एक अच्छे नागरिक बन सके और अपने जिंदगी को जो है अपने तरक्की की तरफ ले जाए। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रचार प्रसार में तो लगे ही रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फंड में 58% प्रचार प्रसार पर खर्च किया, और ये जो इन्होंने 40 करोड़ की छात्रवृत्ति थी जो अब देनी थी, जो बंद कर दी गई है, उसमें 62 करोड़ शिक्षा पर बात पर प्रधानमंत्री ने खर्च किया अपने प्रचार प्रसार में। 40,000 बच्चों के जो है बस पास रद्द कर दिए गए। 767 स्कूल गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 1243 बॉयज स्कूल में टॉयलेट नहीं है, कूड़े के ढेर, सीवरेज। बात नहीं करते, मैं जान लेता हूं। जो कमल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, चूंकि डिबेट में जो है सभी मेहमानों को समय देना है। जी कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। जी हाँ जी, दूसरी बात मैंने ये जरूर कहनी है कि परमानेंट परेशानी पत्र जिसमें इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। लोग प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने जाते हैं तो लोग पैसे मांगते हैं अधिकारी, खुलेआम भ्रष्टाचार, खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है और रेडियो रवांडा से प्रचार खूब जबरदस्त हो रहा है। तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी सिरसा का, यहाँ पर आपको, वहां पर ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, वहां पर 2-3 गलियां हैं, गलियां बनी, उनकी पेमेंट 2-2, 3-3 बार हुई। पेयजल के साथ जाकर आपको सीवरेज का पानी मिल जाता है, पेयजल भी कहाँ साफ है। और ये भी बताना चाहूंगी पेयजल के लिए जो है कितना फंड एलोकेट हुआ था और कितना खर्च हुआ। 70,000 करोड़ एलोकेट हुआ था, लेकिन इन्होंने खर्च किया सिर्फ 32%, यानी कि 22,000 करोड़ से कुछ 200-400 करोड़ ऊपर होगा। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और क्योंकि मैं भाजपा ही नहीं हूँ, ठीक है जी। और लेकिन यूएस से हमारे जैसे बच्चे आए हैं, उसमें हमारे हरियाणा के युवा भी हैं। आप देखिए उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, ऐसे पगड़ी उतार के उनको लाया गया और डस्टबिन में फेंकी गई। उनको भी बोलने का समय देना है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, आपने बहुत सारे तथ्य गिनाए हैं, आपने बहुत सारे आपने सवाल किए हैं, उसका जवाब ले लेता हूं। कुछ बचे हुए से जो सवाल हैं, आप थोड़े से, मैं अभी आऊंगा आपके पास में, उस दौरान जो है इनको बता दीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है राजवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुद्दों की बात नहीं होती है, इधर उधर की बातें होती हैं और आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, लेकिन कमल जी ने जिस तरीके से जो है सवाल यहाँ पर किए हैं, उसका जवाब, और दूसरा जवाब ये कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के लोग हैं
जो गद्दावर नेता के तौर पर अपनी छवि रखते थे, वो अचानक से जो है आपके पाले में जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं आप? जो है वो कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई इतना वफादार किस तरीके से लगा, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मैं पूरा कर देती हूँ आपका वाक्य। हाँ ठीक है जी, मेरे भाई को भी और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। कमल आनंद जी मेरी बड़ी बहन, बड़ा सम्मान करता हूँ मैं इनका, लेकिन ये क्या करती है कि वो मुद्दा निकाय चुनाव का भी नेशनल पे पहुंच जाती है। तो अच्छी बात है, इनकी जानकारी को सलाम है मेरा। जानकारी थोड़ी बहुत मुझे भी है, वैसे तो मैं गाँव से आता हूँ, मैं थोड़ी बहुत पढ़ते हम भी। आपके जो 2014 तक का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उसमें 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 300 मेडिकल कॉलेज बना दिए। वो 380 मेडिकल कॉलेज, 680 मेडिकल कॉलेज आज पूरे भारत में। 80 कॉलेज हरियाणा में बनाए हैं मनोहरलाल जी के राज में 10 साल में। पीजीआई जो जीएम में देख लेना, वो 3-4 बिल्डिंग बड़ी, 18 मंजिली बिल्डिंग बनी है, यूनिक। 12 नेशनल हाईवे बने हैं। हर घर जल योजना से हर घर में जल पहुंचाया गया है। तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है। ये चीजें धरातल पर है। अब टीवी पर बैठ के हम कुछ बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता उन बातों का। तो भी फसलें एमएसपी में खरीदी गई है, ये भी जनता के लिए किया गया है। आयुष्मान योजना में लाखों लोगों को लाभ दिया गया है। फैमिली आईडी से लाखों लोगों को जोड़ा गया, लाखों परिवारों से उनको सुविधाएं देगी जो उसमें योग्य थे, जो योग्य थे उसमें। अरे बहन जी कोई बात नहीं, मुझे बोलने दो आप। लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया है, चाहे वो राशन की योजना है, पेंशन की योजना, घर बैठे पेंशन बनाई हम लोगों ने, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार रही है, उसमें लोगों को जीवन को आसान करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। बिना पर्ची बिना खर्ची 2.5 लाख नौकरियां दी गई। जो नौकरियां डी पार्क में मतलब बोलियां लगती थी उसकी, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के लोगों को अलग अलग जगह से फॉर्म भरवा के रिक्रूट किया जाता था। तो ये सारी चीजें पब्लिक को पता है। और पब्लिक ने लगातार 2009 में भी इन लोगों को 40 में टिका दिया था। उसके बाद बहुमत का सपना भूल ही जाए। लगातार 3-4 चुनाव हारने वाले लोग, हमें मतलब पता है तुमने क्या किया है। अब जो आपने करनाल का प्रकरण देखा है, तो रोशन सिंह जी तो इनके 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वो भी उधर जी को कोस के गए हैं। एक अशोक जी है जो पूरे जिला गए, वो भी उधर जी को कोस के गए हैं। रामनिवास राणा जी जो जिन्होंने हिसाब से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उनके साथ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भी होते हैं, जो नेता होता है। तो सबने छोड़ के क्यों जा रही है? क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहां से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भविष्य नहीं दिख रहा। कुछ नेता पहले आगे थे, 2014 में देख लिया तुम लोगों ने, 2014 में देख लिया था भाई इनका कुछ होने वाला नहीं है, तुम यहाँ से निकल लो तो अपनी जनता की सेवा कर पाओगे। अगर आपके पास हाथ में ताकत होगी तो ठीक है। खाली झंडे खाने से बदलाव थोड़ा आता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी मुद्दों की बात नहीं की, सिवाय भ्रष्टाचार करने के इन लोगों ने लगातार 10 साल हरियाणा को लूटा। CLU गैंग खड़ी कर दी, भर्तियों की गैंग खड़ी कर दी। वो सारी चीजें पब्लिक ने झेली है। हजारों लाखों उदाहरण है। आप लोगों ने 36,000 नौकरियां दी, जिसमें कितनी पर्ची कर दी इतनी सबको पता है, कितनी पैरवी हुई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मनोहरलाल जी की सरकार, नारायण सरकार ने पूरे 2 लाख नौकरियां देके दिखाया है। और बिना पर्ची और गर्व से कहते हैं, और वही उन्हीं युवाओं ने इन लोगों को 37 पे टिका दिया। जो ये पूरी हवा बना रखी थी इन लोगों ने, हमारी सरकार आएगी। किसानों ने, जवानों ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, सबने भर भर के वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें देके राज्य में तो तीसरी बार सत्ता दी है। और यही हालात इनका नगर निकाय चुनाव में होने वाला है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इनके कैंडिडेट जिनको कभी आम आदमी पार्टी वाले को टिकट दे देते हैं, तो कभी बीजेपी वाले को पकड़ के टिकट देने की कोशिश करते, सभी लोग इनसे भाग रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है जिस जिसने कांग्रेस को हाईजैक रखा है, और वही मीडिया बढ़ाता है इनकी। कल परसों तो हुड्डा जी ने राणा जी को कहा था मैं पार्टी से निकाल दूंगा, तो उन्होंने उनके कहने से पहले 100 का फूट मारे और चंडीगढ़ पहुंच गए। 6 साल के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ये दिखाता है कैसी गफलत मची हुई कांग्रेस में। कांग्रेस में 13-14 साल से संगठन भी नहीं है।
शहर का किसी ब्लॉक देश का पता, ना किसी जिला देश का पता। प्रदेश में देखो टाइम पूरा नहीं करने दिया जाता। अशोक गहलोत जी के सबसे दिल्ली में किया था आप लोगों ने, वो पूरे हरियाणा ने किया था। कुमारी शैलजा जी को बीच में ढाया गया, कुमारी शैलजा जी को इन चुनाव में अपमानित किया गया। उनके अपने जो ट्रोलिंग गैंग है उसको पीछे लगाते हैं, सबको पता है, शैलजा जी को भी पता होगा इस बात का। जो लोग गाली देते हैं, जो लोग अपमान करते हैं, वो लोग कौन है? उनकी अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता मिलेगा, वो गुलाबी गैंग है। ये इन्होंने पिंकी गैंग से तो ये अब तो इन्होंने पगड़ी का रंग बदलने लगे, हो सकता है कुछ दिन में ये भी उठ जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार आज केंद्र में बनी है, वो ट्रिपल इंजन की बनने जा रही है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ठीक है राजवीर जी, मैं आ रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन जो है कमल जी आप बता दीजिए, फिर मुझे विनय यादव जी के पास जाना है। हर जिले का प्रभारी नियुक्त किया और साथ में अन्य नेताओं को जोड़ा। कमल जी। हाँ जी, मैं इनको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि वो फलाने को कोसते, फलाने को कोसते हैं। पीएम को तो सारा देश का पूरा विश्व कोस रहा है। पहली बात, नायब सिंह सैनी को आपके कितने मंत्री कोस रहे हैं कि उड़न खटोले से उतरो भाई, कुछ काम कर लो। दूसरी बात, 500 में सिलेंडर फटाफट खटाखट कब आना था, 2100 कब देने थे, कब आएंगे। स्कूटी भी देनी थी, बहनों को लखपति दीदी बनानी थी, ड्रोन दीदी बनानी थी, सब हवाई। सारी योजनाएं मिली हुई है, आपको मोटा चश्मा लगा वो तो क्या क्या किया जा सकता है? गौरव जी प्लीज कैन यू नॉट टू इंटरफियर। मैंने सिर्फ एक्शन किया था, मैं बोली नहीं थी बीच में। जी, ये आज नौकरी 2.25 लाख कह रही है। कल इनके मैं एक प्रवक्ता को सुनकर बड़ी हैरान थी, उनका नाम भी बता देती, पंकज बेनीवाल। उसने कहा हमने 17 करोड़ 90 लाख लोगों को नौकरियां दी। मैं हैरान, मैंने कहा भैया श्वेत पत्र जारी करो वरना माफी मांग कर जाओ नाक रगड़ कर चैनल पर। दूसरी बात, ये 2.25 लाख की जिनकी बात करते हैं नौकरियों की, HTRN की, वो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है, कच्ची नौकरियां हैं। और कोई 1.25 लाख कहता है, कोई 1,30,000 कहता है, अब आज ये 1,75,000 पर आ गए। मतलब इनके आंकड़े ही बदलते रहते हैं रोज बरोज, क्योंकि झूठी पार्टी, इनको पता ही नहीं होता पिछली बार क्या बोला, अगली बार क्या बोलना है। अशोक तंवर आपकी पार्टी में गए थे, वापिस तो आ गए ना कांग्रेस में। क्यों वापिस आए? क्योंकि उनको भाजपा में जाते हुए नजर सब आते हैं। एक मिनट सर, भाजपा में जाते हुए बड़े लोग नजर आते हैं, लेकिन वहां पर जब चले जाते हैं तो कोई नजर नहीं आता। जैसे अब शिंदे की आपने सिक्योरिटी हटा ली, फिर आप कहते हैं नेशनल लेवल पे चली जाती है कमल हांडा। दूसरी बात, मैंने आपको बताना था, आरएसएस ने 150 करोड़ का 300 कमरों का अपना 3.5 बीघे जमीन में अपना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लिया, हमारी जेब काट कर, क्योंकि उनके पास तो कोई पैसा नहीं था। बहुमत कैसे लिया? सीजेआई को हटाकर। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी कठपुतली, ठीक है, डेटे आपके हिसाब से बताती है। इस बात का जवाब मेरे को आज तक किसी एंकर ने लेकर नहीं दिया, कोई प्रवक्ता नहीं देकर गया कि आज तक आपने 10 दिनों का गैप क्यों रखा। 2 तारीख को चुनाव निकाय के, हमारे टाइम पे निकाय के चुनाव होते थे, लेकिन हमारा क्या हिसाब था, सुबह हुए शाम तक रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इनके तो रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं। 10 दिनों में 1 मिनट, बस 5 सेकंड लास्ट, 5 सेकंड बस लास्ट सर, मैं इतनी देर में बात खत्म भी कर देती। 10 दिन का टाइम इसलिए रखा, ये कह देते हैं 9 तारीख का पानीपत को अलग से आपने क्यों रखा? 10 दिन में इसलिए रखा ताकि घपलेबाजी ये कर सकें। हमारे टाइम पे सुबह होते थे निकाय चुनाव, शाम को रिजल्ट। क्यों इन्होंने ऐसा किया है? उनकी रखवाली कौन करेगा ईवीएम मशीनों की? इनकी सरकार यही करेंगे। सवाल ये तो वही हिसाब हुआ। बीजेपी कांग्रेस जो है आप सुन रहे हैं, और लगातार जो है धरातल पर भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो है सफर अब जो है बीजेपी की तरफ जो है कुछ नेताओं का शुरू हो गया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या यहाँ पर क्या हाईकमान जो है समझाने में जो बड़े नेता हैं वो यहाँ विफल हुए, और आप किस तरीके से जो है इन दोनों पार्टियों को देख रहे हैं? चूंकि दोनों ही पार्टियों का कहा जा रहा है कि आपस में तगड़ी टक्कर जो है दिखाई दे रही है, आप पार्टी किस तरीके से जो है इन दोनों को जो है मात देती नजर आ रही है? देखिए, आपका शुरू सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मेरा पहला पार्ट ठीक से सुन नहीं पाया जो आपके प्रश्न का था जी, क्या आप दोहराएंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी पार्टी जो है, आप किस तरीके से दोनों ही पार्टियों को टक्कर देते हुए मैदान में दिखाई दे रहे हैं, धरातल पर किस स्ट्रेटजी के साथ में चल रहे हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर जो है यहां पर देखने को मिल रही है। और जो है अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो है बीजेपी का भी दामन संभालते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में आपकी पार्टी जो है इस जो समय का फायदा किस तरीके से लेती हुई नजर आ रही है? क्या रणनीति है, कौन सी रूपरेखा है कि जिससे जो है आप धरातल पर मजबूत पकड़ बनाने में जो है कामयाब रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये चुनाव जो है वो लोकल इश्यूज का है। बिल्कुल, सड़क, पानी, साफ सफाई, सीवरेज, इनका चुनाव है। और ये चुनाव जो है ये कहीं ना कहीं उम्मीदवार के इर्द गिर्द ज्यादा रहता है।
इसमें पार्टी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। मेरा मानना है कि 50% जो है वो 75% जो है उम्मीदवार के आसपास होता है और 25% जो है पार्टी का इसमें रोल रहता है। किस तरह का, हाँ, पार्टी किस तरह का उम्मीदवार जो है उतार रही है उस पर निर्भर करता है, किस तरह की उसकी छवि है, किस तरह से, क्योंकि बहुत छोटा आप देखिए एरिया होता है। अगर मैं मेयर के चुनाव को छोड़ दूं तो जो पार्षद या मेंबर्स का जो चुनाव जो एरिया है वो बहुत छोटा होता है। तो जो कैंडिडेट है वो कितना लोगों के बीच उनकी छवि है, कितना उनके सुख दुख में वो शामिल होते हैं, कितना उनके मुद्दों को उठाते हैं, तो उसमें बहुत निर्भर करता है। और अब देखिए जिस टिकट जिस तरह से बांटी गई है उसमें बहुत सारे, क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं बात करूं खासतौर पर फरीदाबाद की, तो इनके 15-20 साल से जो पार्षद लगातार बनते आ रहे थे, तो इस तरह कहते हैं कि इनके बाहुबली पार्षद हुआ करते थे जिन्होंने भ्रष्टाचार चरम पर किया, बिना काम के पेमेंट कर दी। अब भाजपा ने उनकी सबकी टिकट काट दी है। देखिए भाजपा एक ये नया फॉर्मूला लेके आई है कि भाई आप चेहरे बदल दो और बाकी फिर ये, जैसे कमल हांडा जी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में उससे चुनाव लड़ लेंगे, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। अरे भाई इतने इंजन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? यानी कि आपके इंजन कमजोर है इसलिए आपको 3 इंजन की जरूरत पड़ रही है। जो आपको विकास करना है आप वो एक इंजन पे भी कर सकते हो, भैया तो डबल इंजन तो चलो है ही आपके पास, और काम नहीं हुआ है। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि आपने अभी रोला साहब गिनवा रहे थे कि भाई अपने कॉलेज खोल दिए, हाईवे बना दिए। अरे आप देखिए ना, आप कॉलोनियों में अंदर जाके देखिए, आप कॉलोनी छोड़िए, आप सेक्टरों में चले जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद, जो कि नयासार क्षेत्र के नाम से जो ग्रेटर फरीदाबाद भी जिसे कहते हैं, उसे वो 15 साल से वो डेवलप हो रहा है, लेकिन वहाँ सीवरेज की भी व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, पानी भी टैंकरों से डाला जाता है। फाइनल कमेंट तो देखिए जी देखिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और 5 सेकंड में कंक्लूड कीजिए माफी के साथ, चूंकि समय जो है नहीं है, मुझे देरी हुई आपके पास आने में। जी विनय जी, मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट्स को भी ये दबाव में, या जैसे कमल हांडा जी ने कहा, उनको क्या लालच देते हैं या क्या दबाव डालते हैं कि उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसा बहुत हो रहा है। ठीक है राजवीर जी, फाइनल कमेंट आज की डेट में प्राथमिकता है। 5 सेकंड राजवीर जी, फाइनल कमेंट। मैं आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपके पास 5 सेकंड के लिए आ रहा हूँ। जहाँ भी हमारे चुनाव हो रहे हैं, हमने वार्ड के सहयोग से वार्ड की कमेटियां भी मतलब गठित करके मैदान में उतार दी है, हमने जिले की कमेटियां बना दी है। तो ये आप मान के चलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस आज हताश और निराश है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उत्साह में नहीं है। और आप ये डॉक्टर से देख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इनके लोग सारे वापस उठा रहे हैं, टिकटों के लिए बोल रहे हैं मैंने तो टिकट मांगी नहीं थी, मेरे को धक्का चिपका दी। तो आप ये देखिए सारा सिनेरियो क्या है। सिनेरियो इसलिए है कि कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है, कांग्रेस में कोई भी आत्मा बची नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गिरोह है और गिरोह हो जाएगा। कमल जी 5 सेकंड, ठीक है, फाइनल कमेंट। अरोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वही है ना, चंदा धंधा छापा करके लोग ले आए। इनके अपने चेहरे थे कहाँ? मैंने कहा ना, लोकसभा में नारे 400 पार के थे और हरियाणा में 10 में से 6। चलिए ठीक है, नगर निकाय के चुनाव में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? 5 सेकंड। क्या क्या बदमाशियां कर रहे हैं ये। 24 फसलें कोई कहता है, कोई 14 फसलें कहता है। MSP आयुष्मान योजना फ्लैट है बिल्कुल, कोई किसी को लाभ नहीं मिल रहा। 1500 रुपए हर साल रिन्यूअल पर लगते हैं उनके। क्या मतलब, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 400 करोड़ पेंडिंग है। आप ये मुद्दों के, और जो सिरसा में मेडिकल जो भूमि पूजन किया था, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, मुझे आपको समय इजाजत नहीं दे रहा इससे ज्यादा आगे बढ़ने की। राजवीर जी बहुत बहुत जो है शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल लगाते रहे यही कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में किसकी छोटी सरकार बनने जा रही है? क्या बागी हुए नेता जो है किसी का खेल जो है बिगाड़ सकते हैं? मसला में इतना ही, नमस्कार।